हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं जून 23 का पेपर, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। उसमें मैं आपको मेनली न्यूमेरिकल्स सारे बताऊंगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूरे हम कवर करेंगे। पास पेपर के भी ऑलरेडी क्वेश्चंस मैं इसी तरह से कवर कर चुका हूं, न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में आपको पता ही होगा काफ़ी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी बच्चों का पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया था। ठीक है, तो लेट्स स्टडी। ठीक है, कि क्या ये क्वेश्चन आ गया था, कैसे हम इसको आगे चल के टैकल करेंगे, क्या इसका पूरा कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल, ये जो फैक्टरिंग पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, ये आई थिंक पहली बार आया है। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में मैं समझाऊंगा। आई एम अज्यूमिंग कि फैक्टरिंग एज अ कंसेप्ट आपको पता है, उसकी थेरी आपको पता है, तो ही आपको मतलब जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो आपको समझेगा। ठीक है, अगर आपकी थेरी ही अच्छे से आपकी अभी याद नहीं है तो आप पहले थेरी को अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, उसके बाद ये प्रैक्टिकल वीडियो देखें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। जून 23 पेपर, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, सीएस प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन 1 आया था सीधे पूरा का पूरा 15 मार्क का ऑन फैक्टरिंग एंड इट्स कंपैरिजन विद द शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, तो इसीलिए पूरा 15 मार्क का एक क्वेश्चन, आई थिंक जितने भी मैंने पेपर्स देखे थे बच्चों के, सबको इसमें जीरो था। ट्राई सबने किया था बट ऑलमोस्ट जीरो ही सबको मिला है। एक आध को बच्चे को एक आध मार्क कहीं तो स्टेप मार्किंग की वजह से मिली है। क्लियर है क्या? चलो तो लेट्स स्टार्ट। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या पूछा जाता है, कैसे ये निकलता है। लेट्स स्टार्ट। एबीसी लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंपनी। इट्स एनुअल टर्नओवर इज 4,000 lakhs। ठीक है, आउट ऑफ विच 2,800 lakhs इज ऑन क्रेडिट। ठीक है, 2,800 ही क्रेडिट पे है, मतलब जो बचा हुआ टर्नओवर है वो कैश बेसिस पे है। फैक्टरिंग आपको पता ही होगा बेसिक्स कि क्रेडिट सेल की यानी डेटर की फैक्टरिंग आप करते हो, रिसीवेबल्स की आप फैक्टरिंग करते हो। मतलब फैक्टरिंग का जब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे लिए रेलेवेंट क्या होगा, क्रेडिट सेल। कैश सेल मेरे लिए यहां पे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट मैटर पूरा कैलकुलेशन का क्या होगा, 2,800। 4,000 हमारे कोई काम का नहीं है और जो इसका डिफरेंस है 1,200 करोड़, 1,200 lakhs, वो भी हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम का जो नंबर है वो है 2,800 lakhs। क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़ते हैं। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 डेज। ठीक है, ये आपको पता होगा रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड कि डेटर का पैसा कलेक्ट करने में आपको 90 डेज लग जाते हैं, मतलब डेटर्स 90 डेज के आपके बुक्स में होते हैं। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो पहले मुझे बताओ कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किसका होता है, रिसीवेबल्स का। तो बेसिकली रिसीवेबल्स होल्डिंग पीरियड या डेटर होल्डिंग पीरियड इसको आप कहते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एवरेज डेटर्स अपॉन डेली क्रेडिट सेल। आए ख्याल में? ये उसका फॉर्मूला होता है। अब डेली क्रेडिट सेल आप कैसे निकालते हो, एनुअल सेल डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। अब एवरेज डेटर्स को आप क्लोजिंग डेटर्स मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे एवरेज लेते हैं पर आप क्लोजिंग डेटर भी इसको ले सकते हो। चलो, इसको कब यूज करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो, फिर है प्रेजेंटली इट्स रिसीवेबल कलेक्शन कॉस्ट इज 35 lakhs पर एनम। मतलब आपका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो ये पूरा काम करता है, डेटर्स का पूरा पैसा कलेक्ट करता है, फॉलोअप करता है, जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उसमें लगता है वो आप अभी खुद ही कर रहे हो। और एक खुद जब आप करते हो तो आपका साल का एक्सपेंडिचर आता है 35 lakhs। अब जब आप आउटसोर्स करोगे, जब आप फैक्टरिंग करोगे,
फैक्टरिंग में क्या होता है, आप पूरा कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, हर चीज डेटर से रिलेटेड जो होती है वो आउटसोर्स कर देते हो फैक्टर को, जिसके लिए आप उनको कमीशन देते हो। तो जब मैं काम फैक्टरिंग को दे रहा हूं, मतलब वो काम मैं खुद नहीं करूंगा, मतलब ये 35 लाख रुपीस मेरा बच जाएगा। अब ये खर्चा करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरी सेविंग्स आएगी, फैक्टरिंग से हमारी सेविंग भी होती है। तो हमारा जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 35 लाख पर एनम का, ये बंद हो जाएगा, ये खर्चा हमारा बच जाएगा। तो ये हम सेविंग्स में काउंट करेंगे। क्लियर है क्या? द कंपनी नीड्स इमीडिएट फंड्स, ठीक है। प्रॉब्लम यही है, अब कंपनी को पैसा इमीडिएट चाहिए, वो 90 डेज तक वेट नहीं कर सकते। 90 डेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है, आज जो आप सेल कर रहे हो इसका पैसा आपको आज नहीं मिलता, इसका पैसा आपको 90 डेज के बाद मिलता है। तो 90 डेज तक आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। पर कंपनी को भी पैसा इमीडिएटली चाहिए। कंपनी नीड्स इमीडिएट फंड्स टू फाइनेंस इट्स ग्रोथ प्रोजेक्ट्स एंड इट हैज एन ऑप्शन टू टेक शॉर्ट टर्म लोन्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन ले लो, जो भी डेटर का अमाउंट आता है उतने का लोन ले लो। Recently, one of the factoring company visited the chief executive of the EBC Limited and offered him to provide factoring services on recourse basis. इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि थेरी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी थेरी ही नहीं पढ़ी हुई है तो आप यहां अटक जाओगे कि सर ये ऑन रिकॉर्ड्स बेसिस क्या होता है। मैं अभी बता तो दूंगा ही, बट स्टिल उससे उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटली दो टाइप्स होते हैं फैक्टरिंग में, बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं। फंडामेंटल टाइप्स दो ही होते हैं, रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स बेसिस। तो रिकोर्स का मतलब यह है कि कल फैक्टर जब आपका पैसा कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ पे एज आपका एजेंट, पैसा डेटर से डायरेक्टली वो कलेक्ट करेगा, जिसके लिए वो आपसे कमीशन भी चार्ज करेगा। कल चल के अगर पैसा डूब गया, डेटर ने पूरा पैसा उसको नहीं दिया, तो वो लॉस जो होता है, जिसको आप अकाउंटिंग में कहते हो बैड डेट, वो कौन बेयर करेगा? वो भी तो बातचीत करनी पड़ेगी ना भाई। वो फैक्टर लॉस लेगा, बेयर वो करेगा या कंपनी ही बेयर करेगी? तो अगर ऑन रिकोर्स बेसिस है, ऑन रिकोर्स बेसिस का मतलब यह है कि जो भी ये बैड डेट है ये फैक्टर कंपनी से वसूल करेगा। मतलब जो भी ये डेफिसिट आएगा, बैड डेट से क्या होता है, कलेक्शन कम होते हैं ना, कलेक्शन कम होते हैं। तो ये जो डेफिसिट होगा ये फैक्टर वसूल कर सकता है कंपनी से। अब जब आप वसूल कर सकते हो मतलब फैक्टर का तो ये लॉस हुआ ही नहीं ना। डेटर ने भले पैसे नहीं दिए, पर जो डेटर ने पैसे नहीं दिए वो पैसे कंपनी से कलेक्ट हो गए, मतलब फैक्टर को तो पूरा पैसा मिल गया, तो फैक्टर का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब बैड डेट का अल्टीमेटली लॉस किसने बेयर किया? कंपनी ने। तो रिकोर्स बेसिस में बैड डेट का लॉस कौन बेयर करता है? कंपनी, जो कि नॉर्मल है, मतलब कंपनी का ही लॉस था, कंपनी ले रही है। तो ऑन रिकोर्स मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीका है फैक्टरिंग का, जिसमें बैड डेट का जो बर्डन है वो कंपनी ही रखती है, सिर्फ कलेक्शन का काम जो है वो फैक्टर करता है और उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है। और पैसा क्योंकि इमीडिएटली आपको दिया जाता है तो उसका इंटरेस्ट भी आपसे वसूल किया जाता है, ठीक है। और अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे है, नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या है कि फैक्टर जो भी बैड डेट हो रहा है उसका पैसा कंपनी से वसूल नहीं कर सकता, मतलब वो उसी को बेयर करना पड़ेगा। मतलब बैड डेट का लॉस फैक्टर बेयर करेगा इन अ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। क्लियर है क्या? तो ये ऑन रिकोर्स बेसिस पे है, मतलब यहां इसका इंटरप्रिटेशन लिख दो। ऑन रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या है? बैड डेट लॉस कौन लेगा? कंपनी ही लेगी। मतलब कंपनी का कोई यहां बेनिफिट नहीं है। बैड डेट का लॉस पहले भी कंपनी लेती थी, फैक्टरिंग के बाद भी ये बैड डेट का लॉस कंपनी ले रही है। तो बैड डेट आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बैड डेट का लॉस आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो फैक्टर पे, वो आप ही को लेना है। तो बैड डेट के मुकाबले में, बैड डेट के एस्पेक्ट में कोई कंपनी का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट, फैक्टरिंग कंपनी विल प्रोवाइड एन एडवांस पेमेंट ऑफ 80%, ठीक है। ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, 80 to 90% का एडवांस दिया जाता है और एक रिजर्व काट के रखी जाती है जो कि हम आखिरी में पैसा रिलीज करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है मेंटेनिंग फैक्टर रिजर्व ऑफ 20% टू प्रोवाइड फॉर डिस्प्यूट्स, ठीक है। हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाए, डिडक्शंस या कुछ अमाउंट माइनस किए जाएं रिलेटिंग टू द बिल्स असाइन। तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है लेन देन में, तो वो सेफर साइड फैक्टर पूरा पैसा आपको नहीं देता है, 20% अपने पास ही रखता है, जो सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट होने के बाद आखिरी में आपको रिलीज किया जाएगा। ऑफ द वैल्यू फैक्टर्ड
receivable and for guaranteed payment after 90 days from the date of purchase of the receivables. The advance will carry a rate of 12% per annum. ठीक है, जो एडवांस आपको दिया जा रहा है उस पर आपको ब्याज लिया जाएगा 12% पर एनम से. एंड इन एडिशन टू इंटरेस्ट फैक्टरिंग कंपनी विल चार्ज कमीशन. ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कमीशन किस चीज का लिया जा रहा है. आगे चल के आपका कलेक्शन कौन करेगा, डेटर के पास जा जाके पैसा कौन कलेक्ट करेगा, फैक्टरी करेगा. मतलब वो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है अब वो आपको नहीं करना है, तो आपका वो 35 लाख पर एनम बच जाएगा और उसके बदले में 2% कमीशन आप फैक्टर को देने वाले हो. ठीक है, तो ये कलेक्शन के लिए, अकाउंटिंग, कलेक्शन, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2% का आप चार्ज देने वाले हो ऑफ द वैल्यू ऑफ फैक्टर्ड रिसीवेबल. जितना भी रिसीवेबल फैक्टरिंग हो रही है वो रिसीवेबल का 2.5% कमीशन चार्ज किया जाएगा. बोथ द इंटरेस्ट एंड कमीशन शैल बी कलेक्टेड बाय द फैक्टरिंग कंपनी ऑन अपफ्रंट बेसिस. ये काफी बच्चों को इसमें डाउट आता है कि सर ये ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है, क्योंकि लिखा हुआ है. तो इसका इंपैक्ट मैं भी नीचे बताऊंगा. ठीक है, अपफ्रंट बेसिस पे दोनों चार्जेस कलेक्ट कर लेने. You are the company secretary of ABC Limited and you have been requested to prepare a report containing following aspects. Number one, what will be the net annual cost of funding through factoring of receivables assuming 360 days in a year. ठीक है, net annual factoring cost आपको बतानी है. net का मतलब क्या होता है, gross minus savings. फैक्टरिंग से जो आपकी सेविंग हो रही है वो आप माइनस कर लो. जो मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन का जो 35 लाख रुपीस का आपका एक्सपेंडिचर था वो बंद हो जाएगा, मतलब वो सेव हो जाएगा. तो वो माइनस करके नेट फैक्टरिंग का कितना कॉस्ट आ रहा है ये आपको बताना है और एनुअल कॉस्ट बताना है. डेटर आपके 90 डेज के ही हैं, लेकिन फैक्टरिंग एक कंटिन्यूअस सर्विस है. पहले 90 डेज होंगे, फिर 90 डेज, फिर 90 डेज, ये 90 डेज की साइकिल चलते रहेगी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. तो साल भर का आपको कॉस्ट बताना है, एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आपको बतानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही यही है, बेस. मैक्सिमम बच्चों को जो यहां दिक्कत होगी वो होगी बेस की. बेस जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो आपके मन में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है और जहां मैथमेटिक्स आपका खराब है वहां आपको मजा नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा पूरा बताने की मैथमेटिक्स, बट बेस का ही बस आपको यहां पे ध्यान देना है. बाकी सारे कंसेप्ट्स काफी ज्यादा इजी हैं. चलिए, तो ये था पहला कि आपको नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बतानी है, 360 डेज नहीं है, लेना है. फिर पूछा है कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू चूज द फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म बैंक लोन. तो जो भी आप कॉस्ट निकालोगे, फैक्टरिंग का कॉस्ट निकलेगा, जो भी नेट एनुअल फैक्टरिंग कॉस्ट, उसको आप कंपेयर करोगे ऊपर जो बैंक लोन का दिया है 18% पर एनम. अगर फैक्टरिंग की कॉस्ट 18% से कम आई तो फैक्टरिंग हमारे लिए फीजिबल है. अगर हमारा फैक्टरिंग का कॉस्ट 18% से ज्यादा आया तो लोन लेना ज्यादा बेटर है. मतलब रूल क्या है, विच एवर इज लेस, क्योंकि हमारा कॉस्ट है. कॉस्ट है तो क्या होता है, विच एवर इज लेस. हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की सोचते हैं, जिसमें भी हमारा कॉस्ट कम आएगा वो हम लेंगे. क्लियर है क्या? अब एक्चुअली देखा जाए तो दोनों का बेस सेम नहीं है. दोनों का बेस सेम नहीं है. फैक्टरिंग में सिर्फ पैसा नहीं दिया जा रहा, फैक्टरिंग में सर्विस भी दी जा रही है. बैंक लोन जब आप लेते हो तो आपको सिर्फ पैसा मिलता है, सर्विस नहीं मिलती. तो आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हो. तो ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, बट पूछा है तो कुछ नहीं कर सकते. क्लियर है क्या? और फिर पूछा है कि अगर ये अरेंजमेंट विदाउट रिकोर्स यानी कि नॉन रिकोर्स पे कर दें. नॉन रिकोर्स का मतलब क्या है कि बैड डेट भी अब फैक्टर को लेना पड़ेगा. बैड डेट अगर फैक्टर को लेना पड़ेगा मतलब कंपनी का वो लॉस अब नहीं रहेगा, मतलब वो बैड डेट अब कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाएगा. जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट अब बेयर नहीं करेंगे, 35 लाख जैसे हम सेव करेंगे, वैसे ही बैड डेट का भी जो लॉस होगा वो हमारे सेविंग्स में काउंट किया जाएगा अगर हमारी फैक्टरिंग नॉन रिकोर्स बेसिस पे रही तो ए और सी में फर्क क्या है? सिर्फ ऑन रिकोर्स बदल रहा है नॉन रिकोर्स में, तो सिर्फ बैड डेट को आपको एज अ बेनिफिट लेना है. बैड डेट का बेनिफिट आपका हो जाएगा, आपकी कॉस्ट उससे कम हो जाती है. ठीक है, तो आपको पूछा है कि अगर हम नॉन रिकोर्स कर दें, कीपिंग द अदर टर्म्स जो भी है, कमीशन, इंटरेस्ट रेट, बाकी सब सेम है, सिर्फ ऑन रिकोर्स को विदाउट रिकोर्स कर दें, नॉन रिकोर्स बेसिस पे कर दें, तो आपका आंसर क्या होगा वो पूछा है.
कि व्हाट वुड योर एडवाइस बी चेंज्ड, जो भी आप ऊपर एडवाइस दोगे ना, क्या एडवाइस देने वाले हम कि फैक्टरिंग ले या लोन ले, ये हमारी एडवाइस होगी। फिर वो एडवाइस सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी अगर हम फैक्टरिंग का ही जो सर्विस है वो चेंज कर दें, ऑन रिकोर्स को नॉन रिकोर्स बेसिस पे कर दे तो। और बैड डेट का लॉस भी दिया हुआ है कि हमारा बैड डेट का लॉस एज पर पास्ट एक्सपीरियंस 2% ऑफ क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। 2% ऑफ सेल लूजली लिखा हुआ है, बट बैड डेट काय पे होता है, क्रेडिट सेल पे, ठीक है। तो वो आपको लेना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आ गया ख्याल में, क्वेश्चन आ गया ख्याल में। देखो 10 से 15 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन समझने में लग गए, तो ये ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बेसिकली हमको नेट एनुअल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट वैसे है क्या क्या, ग्रॉस कॉस्ट क्या क्या है अगर हम ऑन रिकोर्स बेसिस पे कैलकुलेशन करें तो, ठीक है। तो बैड डेट का लॉस मतलब कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है, ठीक है। तो होता है ऑन रिकोर्स बेसिस। तो हमारा खर्चा क्या क्या है, पहला होता है इंटरेस्ट, दूसरा होता है कमीशन, ठीक है। ये दो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, ये दो पैसे हैं जो हमको फैक्टर को पे करने होते हैं, हमारा ग्रॉस कॉस्ट है। फिर हमारा कुछ सेविंग भी होता है जो हमको बेनिफिट में लेना होता है। तो पहला सेविंग होता है एडमिन कॉस्ट, ठीक है। तो वो हमको, हमारा पैसा बच जाता है तो वो हमको माइनस करना पड़ता है, और ये आता है नेट कॉस्ट। क्लियर है। तो पहले हम ये सारे जो फिगर्स हैं ये हम 90 डेज के लिए निकालेंगे, क्योंकि सब चीजें 90 डेज की हैं, डेटर 90 डेज का है, तो सारी कैलकुलेशन पहले 90 डेज की निकलेगी और फिर हम उसको एनुअलाइज करेंगे, क्योंकि हमको एनुअल कॉस्ट पूछी है, ठीक है। तो ये बेसिक ड्राफ्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है यहां तक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आपको डेटर कैलकुलेट करना है। काफी बच्चों को यह भी नहीं आता, एग्जीक्यूटिव लेवल पे था बट बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, डेटर्स कैसे निकालते हैं, वो जो फॉर्मूला था वो उसी से निकालना है, ये वाला कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूले से आपको निकालना है, ठीक है। आ जाओ, तो 90 डेज जो है, 90 डेज इज इक्वल टू डेटर्स जो हमको निकालना है अपॉन डेली क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी थी, 2800 लैक्स, एक साल में 360 डेज होते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 2800 लैक्स, ठीक है, लैक्स में है वो, डिवाइडेड बाय 360, तो डेली क्रेडिट सेल कितनी आएगी, 7.777 यानी 7.78 इंटू 90। तो ये एग्जैक्ट अगर आप निकालोगे 7.77777 पूरा लोगे और उसको डायरेक्टली 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राउंड फिगर आएगा 700 लैक्स। आए ख्याल में, तो 700 लैक्स आता है इसमें, या आप इसको एज इट इज भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 91 जा 94 जा 90 इंटू 4 आता है 360, तो ये डिवाइड भी हो सकता है। फिर आप 2800 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी एग्जैक्टली 700 ही आता है। क्लियर है क्या। तो आप जैसे भी आपका मैथ्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स टू मैथ्स डिपेंड करता है। तो ये आएगा 700 लैक्स, ठीक है। तो हमारे डेटर्स कितने होते हैं 90 डेज के, 700 लैक्स, ठीक है। तो 700 लैक्स की फैक्टरिंग एट अ टाइम होगी और वो साल में 4 बार होगी, 90 डेज 90 डेज 90 डेज 90 डेज, 4 साइकिल होने वाली है, ठीक है। पर कैलकुलेशन हम एक ही साइकिल की 90 डेज की एट अ टाइम हम फैक्टरिंग करवाने वाले हैं, तो हम एक साइकिल की पहले पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हुआ हमारे डेटर्स कितने हो गए, 700 लैक्स, रुपीज इन लैक्स, ऊपर मैंने आपको वर्किंग दे दी है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब वो जो लाइन लिखी हुई थी कि कमीशन और इंटरेस्ट अपफ्रंट ले लेना है, 700 हमारा बनता है, डेटर है, सबसे पहले माइनस होती है रिजर्व, क्योंकि पूरा एडवांस दिया ही नहीं जा रहा है। 700 लैक्स अगर आपके डेटर है तो पूरा 700 लैख एज अ एडवांस नहीं दिया जा रहा है,
कितना एडवांस दिया जा रहा है 80%, मतलब 20% पहले ही काटा जाता है, तो ये 20% किसका होता है, डेटर्स का ही होता है, ठीक है, बेस ध्यान रखना, माइनस रिजर्व, फैक्टरिंग रिजर्व या जो भी बोलो रिजर्व, 20% ऑफ डेटर्स, निकालो 700 lakhs इंटू 2%, 14 lakhs। फिर माइनस होता है फैक्टरिंग कमीशन, ये भी डेटर्स पे ही होती है, फैक्टरिंग कमीशन भी डेटर्स पे होती है, 2.5% ऑफ डेटर्स, ठीक है, ध्यान देना बेस पे ध्यान देना, दोनों का बेस 700 है डेटर्स पे, तो 700 इंटू 2.5% वो आता है 17.5, 17.5 आ रहा है क्या, बोलो, सॉरी ये मैंने 2 ले लिया है, 20 आता है, मेरे से ही गलती हो रही है, आप क्या करोगे, ठीक है सॉरी, तो एक जीरो ऐड कर दो, ठीक है 140, क्लियर है, तो इतना पैसा देना बनता है, ठीक है, मतलब अवेलेबल फॉर फंडिंग, अमाउंट अवेलेबल फॉर फंडिंग, फॉर फाइनेंस, जो भी बोलो, बोलो कितना बनता है देना, 700 माइनस 140 माइनस 17.5, तो ये आता है 542.5। अब अगर इंटरेस्ट अपफ्रंट कलेक्ट करने के लिए नहीं बोला होता तो हम 542 दे देते, कमीशन तो अपफ्रंट लेनी है, लिखा हुआ है वो भी ले लिया, अब क्योंकि इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट भी अपफ्रंट ले लो, अब इंटरेस्ट काय पे निकलता है, इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे नहीं निकलता है, आपको बस यही समझना है कि कमीशन किसके लिए है, कमीशन कलेक्शन के लिए, फैक्टर कितना पैसा कलेक्ट करेगा, सोच के देखो, इसमें बहुत एक्चुअली आपके एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा बेसिक लगेगी कि हम फैक्टर को काम दे रहे हैं कलेक्शन का, वो कितना पैसा कलेक्ट करेगा, जितना हमारा डेटर है, डेटर कितना है 700 lakhs, वो अल्टीमेटली डेटर से क्या कलेक्ट करेगा, 700 lakhs कलेक्ट करेगा ना भाई, उसका एफर्ट 700 lakhs का है, तो कमीशन भी उसी पे लेगा, इसीलिए कमीशन का बेस था पूरा डेटर, लेकिन इंटरेस्ट तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट काय के लिए होता है, वो तो पैसे देने के लिए होता है, पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, कि डेटर्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, नहीं एडवांस पे होता है, तो रिजर्व पहले ही काटी जा रही है, तो रिजर्व वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आप दे ही नहीं रहे हो, कमीशन भी आप अपफ्रंट काट रहे हो तो वो भी आप दे ही नहीं रहे हो, तो उस पर काय का इंटरेस्ट, कुछ समझ में आ रहा है, तो इंटरेस्ट एक्चुअली किस पे बनता है 542.5, इतना पैसा हम आपको देते, या इतना पैसा हमने आपको दे दिया है, ऐसा भी आप सोच सकते हो कि मैंने आपको 542.5 दे दिया, अब मैंने बोला कि यार इसका जो इंटरेस्ट है ना अभी के अभी दे दो, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब आप 542.5 को क्या बोल सकते हो, एडवांस गिवन, फिर अपफ्रंट उसी पे आपने इंटरेस्ट भी हाथों हाथ ले लिया, और फिर माइनस करके निकलेगा कि एक्चुअली आपको यूज करने के लिए कितना पैसा बचा है, ठीक है, तो ध्यान देना बेस पे ध्यान देना, अब इस पे अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इतना पैसा एडवांस किया जा रहा है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो एडवांस, तो जितना पैसा एडवांस हो रहा है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, अब इंटरेस्ट कितने ड्यूरेशन के लिए चार्ज होगा 90 डेज, फैक्टरिंग कितने की है 90 डेज, इंटरेस्ट में डेज कैलकुलेट करना जरूरी है, परसेंटेज पर एनम होता है ना, ऊपर के जो 2% थे वो पर एनम एनम नहीं थे, वो डेटर का परसेंटेज था, तो डेटर पे डायरेक्टली अप्लाई हो गया, अब डेटर ही 90 डेज का है तो वो भी ऑटोमेटिकली 90 डेज के होंगे ना, लेकिन इंटरेस्ट तो पर एनम रेट है, इंटरेस्ट देखो क्या है 12%, क्या 12%, डेटर का 12% है क्या, नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बेसिक्स इसमें बहुत तगड़ा चाहिए, नहीं तो आप कहां क्या गलती कर लोगे आपको भी पता ही नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, आए ख्याल में, तो ध्यान देना है इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है, अमाउंट पे निकलता है और टाइम वाइज निकलता है, तो यहां पे टाइम कंसिडर करना जरूरी है, क्लियर है क्या, बोलो, तो हम निकालेंगे 542.5 पे इंटू 12%, ये क्या है पर एनम, अब इसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करो इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आएगा आपका 90 डेज का इंटरेस्ट, तो ये आता है 16.275, माइनस करो
तो ये आता है 526.225। आए ख्याल में? अमाउंट अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, इतना मतलब कंपनी एक्चुअल में यूज कर पाएगी। ठीक है, तो दिख रहा है रिजर्व तो होती अपफ्रंट है, रिजर्व तो अपफ्रंट कट करनी ही पड़ती है, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है कि ये काटो। रिजर्व का मतलब ये कि वो काट के ही पैसा दिया जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये माइनस कर दी। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि भैया कमीशन और इंटरेस्ट भी अपफ्रंट देना है, इसलिए वो दोनों माइनस की जा रही है। तो हम सब क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा अमाउंट का कैलकुलेशन हो गया। मतलब आपको 526.225 90 डेज के लिए मिलेगा, 90 डेज के लिए मिलेगा। मैं वही कह रहा हूं, यहां पे जो मैं आपको बेस का इशू बता रहा हूं, जो मैथमेटिकल इशू यहां पे है वो यही है कि जब आप 526.225 देख रहे हो, ये कितने डेज के लिए है? अभी अभी जो हमारी वर्किंग चल रही है, ये 526.225 ये कितने डेज के लिए आपको मिल रहा है? ये सिर्फ 90 डेज के लिए ही मिल रहा है। इसको हम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, पर आप कर सकते हो समझने के लिए कि 526 90 डेज के लिए है, तो उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट कितना होगा निकाल के बताता हूं, तो आपको आइडिया आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। 526.225 इसको करो डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90, प्रोपोर्शनेट 90 डेज का अमाउंट आएगा 131.55। मतलब 131.55 साल भर के लिए यूज करना या 526 90 डेज के लिए यूज करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हम प्रोपोर्शनेटली क्योंकि घटा नहीं रहे हैं, आपको यहां कंफ्यूज होगा आगे कि सर यहां 526 ही ले रहे हो, मतलब जब हम 90 डेज का देख रहे हैं तो भी आप 526 ले रहे हो, जब हम एनुअलाइज कर रहे हैं तो भी आप 526 ले रहे हो, तो यहां आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहां आप इसको 90 डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, क्योंकि वो नंबर आगे काम नहीं आता इसलिए कैलकुलेट नहीं किया जाता। पर आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप निकाल सकते हो कि ये 90 डेज का है, मतलब प्रोपोर्शनेटली ये 131 लाख ही है। साल भर के हिसाब से आपको देखना हो तो ये साल भर नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं आगे और इसको कनेक्ट करूंगा। चलो, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? तो हमने ये सब कैलकुलेशंस कर ली है। अब हम कॉस्ट, नेट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। तो ये स्टार्ट होगा कि हमारा पहले ग्रॉस कॉस्ट कितना है, बोलो। ग्रॉस कॉस्ट क्या क्या आता है? इंटरेस्ट एंड कमीशन, बोलो। इंटरेस्ट एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऊपर हमने निकाला है 16 पॉइंट। अब इसको आप एनुअलाइज यहीं पे कर सकते हो, यहीं पे एनुअलाइज कर लो, ठीक है। ग्रॉस कॉस्ट एनुअल, बोलो। अब एनुअलाइज कैसे करेंगे? हल्का मैथ्स है, बहुत ही हल्का मैथ्स है। जब आपने एनुअल को 90 डेज में कन्वर्ट किया तो क्या किया था? देखो, हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90। हमको साल भर को 90 डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइडेड बाय 360, साल का है तो डिवाइडेड बाय 360 और 90 का निकालना है तो इंटू 90। अब जब हमको उल्टा करना है, 90 वाले को साल भर में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360। सेम लॉजिक है, समझ में आ रहा है? तो हम यही करने वाले हैं। ये अब जो इंटरेस्ट निकला है, ये आप डायरेक्ट भी 12% का डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा दिया है इंस्टीट्यूट ने वैसा ही लेते हैं। तो 16.275 ये कितने डेज का है? 90 डेज का है। तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू, हमको कितने का निकालना है? साल भर का। साल में कितने दिन होता है? 360, तो इंटू 360। तो ये हमारा एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 65.1। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे अमाउंट सही आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट आ रहे हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। 65.1। सिमिलरली कमीशन भी एनुअलाइज कर दो। कमीशन आई थी 17.5, ये भी 90 डेज का ही है, क्योंकि 700 जो फिगर था वही 90 डेज का है, तो उसका 2.5% भी 90 डेज का ही होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360 निकालो। मतलब ये आप पूरे 2800 लैक्स पे भी डायरेक्टली 2.5% लोगे तो भी अमाउंट आ जाएगा। निकालने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ठीक है। मैथ्स है तो मल्टीपल वेज होंगे ही, वो मेरे से
पूछने की जरूरत नहीं है, सर ऐसा निकाला तो निकाल सकते हो, अमाउंट सेम आ रहा है निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल एक्सेप्टेबल वेज। तो ये आएगा 70। तो हमारा ग्रॉस कॉस्ट कितना है 70 प्लस 65.1, तो ये आता है 135.1। ठीक है, ग्रॉस कॉस्ट में दो ही चीजें आती हैं। अब हम माइनस करेंगे बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है, सेविंग इन एडमिन कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी एनुअल है 35 लैक्स एनुअल है, पर एनम लिखा हुआ है बाजू में, आप देख सकते हो। तो ये आएगा नेट एनुअल कॉस्ट अमाउंट में, माइनस करो 135.1 माइनस 35, तो ये आएगा 100.1। तो आपका नेट एनुअल कॉस्ट है 100.1 लैक्स, पर आपको परसेंटेज में बताना होता है, कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में बतानी होती है। अब देखो ध्यान दो, अब 100.1 क्या है, साल का नेट कॉस्ट। अब साल भर के लिए आपको कितना पैसा मिला, साल भर के लिए, आप समझो बात को, बच्चे टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 90 डेज के लिए जब मुझे मिला तो 526.225 ये 90 डेज के लिए ही मिला था, आए ख्याल में। और अब मुझे कितने के लिए मिल रहा है 526.225 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 360, मतलब साल भर के लिए। तो साल भर के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, 526 ही मिलेगा, लेकिन साल भर के लिए मिलेगा, 4 बार रोटेशन होगी, तो अमाउंट 526 ही रहेगा। बच्चे क्या सोच रहे हैं 526 इंटू 4, अरे भाई 4 बार मिल रहा है, लेकिन 4 महीने 90 डेज के लिए मिल रहा है, आप समझ नहीं रहे बात को। आपको 526.225 4 बार मिलेंगे, लेकिन 90 डेज के लिए ही मिलेंगे। तो अगर आप वो डेज ऐड कर दोगे तो साल ही होता है वो, तो अमाउंट 526 ही रहेगा, लेकिन अब ड्यूरेशन 4 गुना हो गया है, यहां अमाउंट 4 गुना नहीं होगा। बच्चे सोच रहे हैं कि यहां अमाउंट को 4 टाइम्स कर दो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो 526.225 90 डेज के लिए है, 90 को मैं इंटू 4 ही कर रहा हूं, मतलब वो 360 डेज के लिए मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो अमाउंट वही आएगा 526.225 डेज, पर अब वो 360 डेज यानी पूरे साल के लिए वो मिलेगा। अब मतलब उसका बेस सही होगा, एनुअलाइज ही हो गया ना, देखो वो डेज को मल्टीप्लाई करना है, यही बस बच्चों को ख्याल में नहीं आता है, बस कि यहां इंटू 4 हो रहा है, यहां इंटू 4 हो रहा है, लेकिन डेज का, क्योंकि अमाउंट चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक काम कर सकते हो, आप ये वाला निकाल लो जो मैंने आपको निकाल के बताया था। ये निकाल के देखो, अमाउंट में भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। 526.225 ये हमको एट ए टाइम जो मिलता है 90 डेज के लिए मिलता है, तो डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90, मतलब प्रपोर्शनेटली 131.55 ही आपको मिल रहा है। आप इसको इंटू 4 कर लो, 526 ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो हमने ये उसको 90 डेज के लिए रिड्यूस किया ही नहीं था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। ये है प्रपोर्शनेट अमाउंट, ये है प्रपोर्शनेट अमाउंट, ठीक है। इसको आप इंटू 4 करो, 131.55 इंटू 4, तो वो एग्जैक्टली 526.225 ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये लिख लेना याद से कि हम इंटू 4 कर रहे हैं, लेकिन डेज को इंटू 4 कर रहे हैं, डेज को इंटू 4 कर रहे हैं, अमाउंट को इंटू 4 करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो यहां पे अब मैं जब फैक्टरिंग कॉस्ट निकालूंगा, ध्यान देना, ये सब बाद में मैं लिख के देता हूं। वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बोलो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, नेट फैक्टरिंग कॉस्ट। अब जब भी आप फंड्स में कॉस्ट निकालते हो, फंड्स में पैसों का आप कॉस्ट निकालते हो, तो हमेशा बेस होता है कि आपको अमाउंट यूज करने के लिए कितना मिला, कितना पैसा दे रहे हैं और हमको कितना पैसा यूज करने के लिए मिल रहा है।
जो आप नेट प्रोसीड्स भी जिसको कहते हो, नेट प्रोसीड्स याद आ रहा है, एफएम में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे साल भर हमको कितना पैसा यूज करने के लिए मिला है? 526। 542 नहीं आएगा, 542 बनता था देना, पर क्योंकि इंटरेस्ट भी अपफ्रंट देना है तो हमने अपफ्रंट उसी में से उसी का इंटरेस्ट दे दिया, और साल भर कंपनी ने एक्चुअली कितना यूज किया होगा? 526.225। तो यहां कॉस्ट निकालने के लिए वही बेस यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट इन अमाउंट डिवाइडेड बाय फंड्स यूज्ड इनटू 100। तो कॉस्ट कितना है? 100.1। फंड्स यूज्ड कितने हैं? साल भर 526 ही आएगा साल भर, इज इक्वल टू, बोलो, 100.1 डिवाइडेड बाय 526.225 इंटू 100। तो ये आता है 19.02% पर एनम। तो हमारा फैक्टरिंग का कॉस्ट है 19.02 पर एनम। ये हमारा हो गया पहला आंसर, कि नेट फैक्टरिंग कॉस्ट क्या होगी। अब आपको पूछा है कि बताइए शॉर्ट टर्म लोन लेना ज्यादा सही रहेगा जो 18% पर एनम पे मिल रहा है, या फैक्टरिंग करना पड़ेगा, विच एवर इज लेस। तो यहां पे शॉर्ट टर्म लोन का कॉस्ट कम आ रहा है, पर मैंने आपको बता दिया था 19.02 में कलेक्शन चार्जेस भी हैं, लेकिन उसमें कलेक्शन चार्जेस नहीं है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन है, उसमें और कोई सर्विस नहीं मिल रही है। तो हम दो काफी अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली, बट ऐसा ही इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है। ठीक है, तो एज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन is less than the cost of factoring, company should opt for short term loan। ठीक है, तो लोन का कॉस्ट कितना था? 18%, और हमारे फैक्टरिंग का कॉस्ट कितना है? 19.02। इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन प्रेफरेबल है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। और फिर बोला है कि अगर आपका फैक्टरिंग का जो तरीका है वो बदल दें, अगर उसको हम नॉन रिकोर्स बेसिस पे कर दें और 2% का बैड डेट अगर आपका सेव हो जाए, तो क्या स्टिल आप लोन को ही रिकमेंड करोगे या फैक्टरिंग को रिकमेंड करोगे? क्या आपका आंसर चेंज होगा? तो यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने गलती की है। मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली 2% माइनस कर दिया है, मतलब डायरेक्ट 2% माइनस कर दिया है कि हमारा जो 19.02 का कॉस्ट आ रहा है उसका डायरेक्ट 2% माइनस, बेड डेट का 2% डायरेक्टली माइनस कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। 19 का देखो बेस क्या है, 19 काय पे निकाला हुआ है? 526 पे। क्या बेड डेट 526 पे होने वाला है? नहीं भाई, बेड डेट तो क्रेडिट सेल पे होता है ना। तो पूरा जो हमारा 700 का क्रेडिट सेल है, साल का जो 2800 है, उस पे 2% बेड डेट होता है। बेस अलग है, डायरेक्टली माइनस कर ही नहीं सकते, टेक्निकली गलत है वो, बट इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है और आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना चाहिए। सारा प्रॉब्लम जो चल रहा है करंटली, आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे आप कि आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेट आंसर्स को राइट देगी नहीं देगी किसी को नहीं पता। देयर इज नो पॉलिसी ऑफ आईसीएसआई, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द साइड ऑफ आईसीएसआई। तो वहां क्या होता है किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए मैं अब यही रिकमेंड कर रहा हूं कि भैया आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से आप मत चलो, क्योंकि हमारे हिसाब से चलने के बाद अगर आपको मार्क्स नहीं मिले तो वो जिम्मेदारी मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों। कल आप मेरे से पूछोगे सर ये डायरेक्ट क्यों लिया है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि दोनों के बेस अलग है, डायरेक्टली लेना बनता ही नहीं है। मैं क्यों इंस्टीट्यूट का आंसर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये मैंने आपको बता दिया, बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट क्या कर रही है कि अगर मेरा फैक्टरिंग नॉन रिकोर्स हो जाए तो 2% मेरा सेव हो जाएगा, तो वो 2% कॉस्ट में से माइनस किया जा रहा है। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेव हो रहा है। काफी बच्चे सोचेंगे 2% ऐड कर देते हैं, अरे बैड डेट नहीं होगी आगे चल के, मतलब मेरी बैड डेट कम हो जाएगी, मेरा पैसा बचेगा, तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी क्यों भाई? मेरी कॉस्ट तो कम होगी ना। आ रहा है कुछ समझ में? तो इफ फैक्टरिंग इज ऑन
non recourse basis, then factor will bear the bad debt loss. That means company will save the bad debt loss. ठीक है, वो सेव हो जाएगा. Therefore net cost of factoring जो इंस्टीट्यूट ने किया मैं वही कर रहा हूं, 19.02% माइनस 2% इज इक्वल टू 17.02%. आए ख्याल में? अब आप देखोगे, अब आप कंपेयर करोगे तो फैक्टरिंग का कॉस्ट कम है और शॉर्ट टर्म लोन का कॉस्ट ज्यादा है. ठीक है, हेंस इन सच अ केस कंपनी should go for factoring on non-recourse basis. As cost is less than short-term loan. क्लियर है क्या? लैंग्वेज थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये इंस्टीट्यूट ने किया है. क्लियर है? डायरेक्टली 2% माइनस कर दिया है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं. क्लियर है? तो ये आपका पूरा आंसर है, आपको दिया ही हुआ है, बट आप चाहो तो लिख भी सकते हो जो मैंने लिखवाया है. फटाफट लिख लो. ठीक है, सब लिख लो, जितना भी लिखना चाहो लिख लो भाई. पॉज करो, लिखते जाओ. ठीक है, यहां पे आप लिख लो कि बेस 526 क्यों लिया है. बेसिकली हमारा बेस था 526,225 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360. ठीक है, ये था. अब इसको एनुअलाइज करना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर किया, इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90. तो क्या होगा, 90 90 कट हो जाएगा, 360 360 कट हो जाएगा, मतलब आपका अमाउंट आएगा 526.225 साल भर का. ठीक है, तो हम कर वही रहे. ठीक है, लिख लो ये भी. चलो ठीक है, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन था. ठीक है, 45 मिनट्स हमको लग गए. तो ये एक क्वेश्चन है पूरा फैक्टरिंग का, फुल फ्लेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ. अब ये जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं कुछ यहाँ कवर नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ये केस स्टडीज वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है. ठीक है, चलो अमेंडमेंट पे देखो, एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, अमेंडमेंट पे भी आ रहे हैं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, अमेंडमेंट अच्छे से कवर करके देना. ठीक है, ठीक है. तो ये 5 मार्क्स अमेंडमेंट पे आ चुका है. तीनों देखो बहुत इजी थे. आगे बढ़ते हैं. फिर ये भी सेम था, अजबा क्या है, अजबा राइट इशू में है क्या, तो यस सर्कुलर था इस पे कि अजबा राइट इशू के लिए मैंडेटरी हो गया है. फिर एक और सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. ठीक है, ये भी मतलब अमेंडमेंट पे था. तो 2 क्वेश्चन अमेंडमेंट पे आ चुके हैं, 10 मार्क का वेटेज ऑलरेडी अमेंडमेंट का आ चुका है. ठीक है, फिर एक ये आया था आउट ऑफ बॉक्स यील्ड का क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है ये. चलिए डिस्कस करते हैं. ये भी किसी ने भी, मतलब बहुत रेयर होगा, आई थिंक 50-60 स्टूडेंट्स में से किसी एक बच्चे का शायद सिर्फ सही था और उसको 5 आउट ऑफ 5 मिले थे.
ठीक है, बाकी सबको पूरा जीरो मिला है। तो ध्यान दो क्या है, ये बॉन्ड का क्वेश्चन है। अ बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इज पेइंग एन एनुअल कूपन of 12% per annum and trading in the market for 109.5 per bond. What is the effective percentage yield on the bond? मतलब ये कॉस्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, काफी बच्चों ने इसको कॉस्ट समझ के किया है। मतलब ये कंपनी के एंगल से नहीं पूछा है, ये इन्वेस्टर के एंगल से पूछा है। इन्वेस्टर का यील्ड क्या है ये आपको पूछा है, जो आपने रेशियो एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रेशियो एनालिसिस में जो आपने बचपन में एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है, ये वही है, यील्ड का क्वेश्चन है। डिविडेंड यील्ड याद आ रहा है, डिविडेंड यील्ड टाइप का क्वेश्चन है बॉन्ड के लिए। तो लॉजिक सेम है, बोलो क्या लॉजिक होता है यील्ड के क्वेश्चन का? यील्ड का मतलब क्या बताया था मैंने? आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का आरओआई क्या है? वही होता है यील्ड। अब आरओआई कैसे निकालते हो आप कि कितना रिटर्न मिल रहा है और हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बॉन्ड में? मार्केट प्राइस पे, उसने मार्केट प्राइस पे खरीदा है, ऐसा आपको मानना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है कि इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? बॉन्ड अगर मैं आज खरीद रहा हूं तो बॉन्ड पे मैं क्या कमाऊंगा? इंटरेस्ट। तो हमारी रिटर्न क्या है? रिटर्न मतलब है इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मार्केट से जाके आपने खरीदा होगा इनटू 100। बोलो रिटर्न कितना मिलेगा? अब बच्चों को इतना भी नहीं पता कि ये 12% जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे आता है। कुछ बच्चों ने मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। मतलब ये प्रोफेशनल लेवल के बच्चों से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, ये गलती आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिटर्न फेस वैल्यू पे ही निकलता है 100 इंटू 12%, विच विल बी 12 रुपीज, डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट 109.5 इंटू 100। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं सर? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये यील्ड जो होती है वो परसेंटेज में आती है, तो इसीलिए इंटू 100 करना पड़ता है। ठीक है, बोलो 100 इंटू 12, 12 डिवाइडेड बाय 109.5 इंटू 100, तो ये आता है 10.96%। तो आपके इन्वेस्टर का यील्ड कितना होगा? 10.96। मतलब बोलने के लिए तो 12% है, ये निकालते ही इसीलिए कि सर इंटरेस्ट तो 12% है, तो आपकी कमाई तो 12% आनी चाहिए ना, लेकिन 12% फेस वैल्यू का देते हैं। हमने फेस वैल्यू पे नहीं खरीदा है ना, हमने जितने पे खरीदा है, हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड पे, उस पे कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, हमको ये निकालना है। ये यील्ड बताता है, इफेक्टिव यील्ड। इसलिए इसका नाम क्या है? इफेक्टिव यील्ड। कि बोलने के लिए 12% है, लेकिन इफेक्टिवली यील्ड सिर्फ 10.96 ही है बॉन्ड पे फॉर द इन्वेस्टर। लिखो क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अब काफी बच्चों को पछतावा होगा कि यार इतना चिल्लर क्वेश्चन था, 5 मार्क का था, हाथ से निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है 10.96, ये भी सब डायरेक्ट था। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल पेपर बहुत इजी है। ऑब्लिगेशंस ऑफ इश्योर ऑफ ग्रीन डेट, ये भी इजी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे इजी था। डिफरेंट पर्पस, ये भी ऑलरेडी कवर्ड है। राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स ऑफ एनवीआईटी, ये भी कवर्ड था। सारा इजी था। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर पार्ट बी पे आते हैं। ये बहुत बढ़िया केस स्टडी आया था, ध्यान दो, आ जाओ डिस्कस करते हैं। ABC Limited is within the top 1000 listed companies in India. It has 10 directors, out of which 1 woman director, executive director, ठीक है, 1 executive woman director उन्होंने रखी हुई है, and 6 non-executive directors. All the non-executive directors are men. ठीक है, मतलब woman director एक ही है, वो भी executive है. Assess whether the company has been complying with the requirements of SEBI LODR regulation 2015. अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल है, मतलब वो रेगुलेशन 17 पूछ रहे हैं आपसे। कंस्टिट्यूशन वाला जो बोर्ड का कंस्टिट्यूशन वाला जो क्लॉज है वो कंप्लाई हो रहा है क्या, वो आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली एलओडीआर क्या चाहता है आपसे? पहला चाहता है कि एक प्रॉपर मिक्स हो ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, प्रॉपर एक ब्लेंड होना चाहिए ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। फिर हमने पढ़ा था कि कम से कम हाफ जो डायरेक्टर्स हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और
नॉर्मल कंपनीज के लिए 1 वुमेन डायरेक्टर का क्लॉज है, और फिर उसमें एक प्रोविजो आता है कि अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में हो तो आपको 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो क्या क्या है देखो, इन्होंने फॉलो कर लिया है। 10 डायरेक्टर्स हैं तो सही है, 6 डायरेक्टर्स से ज्यादा ही हैं तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में कोई इशू नहीं है। 1 एग्जीक्यूटिव वुमेन डायरेक्टर है। अब क्योंकि ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में है, इसको 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख लिया है, तो ये नॉन कॉम्प्लायंस माना जाएगा। मतलब कंपनी को इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये वुमेन डायरेक्टर काउंट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। क्लियर है? फिर 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, 10 में से 6 मोर देन हाफ। ठीक है, मतलब वो भी सही है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव, वो भी प्रॉपर कॉम्प्लायंस है। तो सिर्फ नॉन कॉम्प्लायंस काय का हुआ है, 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए रिक्वायरमेंट थी क्योंकि आप टॉप 1000 कंपनीज पे थे, लेकिन आपने 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं की है, तो ये वाला क्लॉज नॉन कॉम्प्लायंस में आएगा। क्लियर है क्या? तो ये सब दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन 17, सब रेगुलेशन याद हो तो कोट कर सकते हो, नहीं कर तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा पूरा नाम लिखना जरूरी है। और देखो इंस्टीट्यूट तक सजेस्टेड आंसर में शॉर्ट फॉर्म दे रही है। काफी बच्चों ने बढ़िया 3 लाइन सिर्फ क्या लिखा है पता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, 3 लाइन सिर्फ नाम लिख दिया है। जरूरी नहीं था, टाइम वेस्ट होता है ना। अगर 3-4 सब क्वेश्चंस आ जाए और 3-4 बार आप वही रिपीट लिख रहे हो, पूरा सेबी का फुल फॉर्म लिख रहे हो, पूरा एलओडीआर का फुल फॉर्म लिख रहे हो, जरूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 भी लिखना जरूरी है एज पर सेबी एलओडीआर। ये क्या मस्ती है? प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे ऐसा नहीं कर सकते भाई, बच्चे नहीं हो आप। ठीक है, तो ये रिकमेंडेबल है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015, पूरा ऐसे का ऐसा आपको लिखना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सब दिया हुआ है कि भाई एक ऑप्टिमम, मैं वर्ड भूल गया था, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। मतलब ये नॉर्मल लिस्टेड कंपनी का क्लॉज है कि 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर टॉप 1000 कंपनीज में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है फ्रॉम 1/4/2020। तो कंपनी के पास 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर नहीं है और इसीलिए एलओडीआर कॉम्प्लायंस नहीं है। ठीक है, तो सिंपल पूरा दिया हुआ है। और इसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉपर 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, काफी को नहीं मिले हैं, 3-4 ऐसे मिले हैं क्योंकि लोगों ने सारे सब पॉइंट्स को प्रॉपरली नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने 1/2 नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए मेंशन करना भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिस हुआ है, तो 3 मार्क 4 मार्क भी मिले हैं लोगों को, और कुछ बच्चों को प्रॉपर 5 आउट ऑफ 5 भी मिले हैं। तो काफी इजी और स्कोरिंग था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर एक कमिटी पे क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही चिल्लर था, मतलब बहुत ही चिल्लर था, प्रोवाइडेड आपको इसका लॉ पता है। ठीक है, लॉ ही नहीं पता तो फिर तो कुछ भी इजी नहीं होता। ठीक है, तो एक कमिटी के ऊपर है कि मिसेस आर इज द डायरेक्टर ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी। शी होल्ड्स मेंबरशिप और चेयरमैनशिप इन द फॉलोइंग कंपनीज। XYZ जो है उसमें ऑडिट कमिटी का चेयरपर्सन है वो। फिर XYZ में ही नॉमिनेशन रेमिनेशन कमिटी की चेयरपर्सन है। ABC में कोई और कंपनी है, ABC उसमें स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी में चेयरपर्सन है। ABC में ऑडिट कमिटी में चेयरपर्सन है। PQR में ऑडिट कमिटी में चेयरपर्सन है, और XYZ में SRC में चेयरपर्सन है। 6 जगह पे वो चेयरपर्सन है। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया है, शी इज सीकिंग टू टेक एन अपॉइंटमेंट इन RRR कंपनी लिमिटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन कमिटी ऑन द बोर्ड ऑफ RRR लिमिटेड। चेक वेदर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ नॉमिनेशन कमिटी इज वैलिड इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस। तो इसमें आप पढ़ते हो कि चेयरपर्सन या चेयरमैनशिप 5 कंपनीज में ही आप रख सकते हो, 4-5 कमिटीज में ही आप चेयरमैन या चेयरपर्सन बन सकते हो अक्रॉस ऑल द लिस्टेड एंटिटीज। लेकिन कमिटीज की ये जो लिमिट है ये सिर्फ 2 ही टाइप की कमिटीज के लिए होती है, एक है ऑडिट कमिटी और एक है
स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ठीक है, उसमें एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी इंक्लूडेड नहीं होती है। क्लियर है क्या? तो अगर आप यहां देखोगे कि ऑडिट कमिटी यस काउंट होगा, नॉमिनेशन कमिटी काउंट होगा, सॉरी नॉमिनेशन कमिटी काउंट नहीं होगा, वो 5 की लिमिट में एनआरसी नहीं आता है। ठीक है, एक बार क्लॉज बता देता हूं आपको। ठीक है, ये जो है 5 कमिटीज, ठीक है, नॉट मोर देन चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटी अक्रॉस ऑल द लिस्टेड एंटिटीज इन विच ही और शी इज द डायरेक्टर। अब जो रूल्स हैं इसमें कि क्या क्या नहीं आएगा, कि चेयरपर्सनशिप और मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी अलोन शैल बी कंसिडर्ड। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं कि जो एनआरसी है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी वो काउंट इसमें नहीं होती है। ठीक है, बोलो तो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन काउंट नहीं होगी, एसआरसी काउंट हो जाएगी, ऑडिट कमिटी काउंट होगी, ऑडिट कमिटी काउंट होगी, एसआरसी भी काउंट हो जाएगी। तो आप काउंट करोगे तो 5 लिमिट पूरी हो गई है। 5 कमिटीज में आप बन सकते हो, 5 कमिटी में आप ऑलरेडी हो। अब मतलब एक और अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते हो, लेकिन किसका? ऑडिट कमिटी का या फिर एसआरसी का, जो काउंट होते हैं लिमिट में। एनआरसी तो लिमिट में आता ही नहीं है, तो जो प्रपोज्ड दिया हुआ है वो एनआरसी का दिया है। नॉमिनेशन कमिटी में आप प्रपोज्ड हो बनने के लिए, तो वो तो वैसे भी लिमिट में काउंट होता ही नहीं है, तो वो तो बिना ऊपर का डेटा देख के भी आप हाँ ही बोलोगे ना, क्योंकि उस पर कोई लिमिट है ही नहीं। वर्चुअली एनआरसी में कितने कमिटीज में आप बन सकते हो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो कमिटीज की वो लिमिट में काउंट ही नहीं होता। तो आंसर है यस, कि वो इस नॉमिनेशन कमिटी में चेयरपर्सन बन सकती है। ठीक है, तो सिंपल क्लॉज था, तो वही दिया हुआ है। देखो, इन द गिवन केस मिसेस आर इज द चेयरपर्सन ऑफ 5 कमिटीज which are relevant for the purpose of compliance of the referred provisions. Since holding of chairpersonships of nomination committee is not considered in the limit of compliance, she may accept the chairpersonship of the nomination committee of the RRR Limited. Clear है क्या? Simple clause है, simple answer है। बढ़े आगे। बढ़े क्या आगे? चलो एक और देखते हैं। अब ये भी आई थिंक चैप्टर 15 का क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर, ये लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं अपने कंपनी के शेयर्स में तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के तहत, क्योंकि वो इनसाइडर्स हैं। तो ये उस पर क्वेश्चन है जो चैप्टर 15 में आपको दिया गया है। AAA Limited is a public listed company. Company is undergoing a high growth phase and shares are highly traded in the recognized stock exchange. I'm listed. You as a company secretary of AA Limited it is reported to you that on 4th January 2023 that one of the members of promoter group, जो उस clause में covered है, promoters group के भी members covered होते हैं, has made a trading of approximately 20 lakhs. ठीक है, 20 lakhs वो एक लिमिट होती है, आई थिंक 10 lakhs की होती है। कैलेंडर क्वार्टर में 10 लाख से ऊपर है तो रिपोर्ट करना पड़ता है, तो 10 लाख से ऊपर है, 20 लाख है मतलब वो रिपोर्टेबल है। तो उसमें रूल आता है 2 ट्रेडिंग डेज। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उसके 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये मेंबर को, प्रमोटर ग्रुप के मेंबर को, कंपनी को बताना होता है। फिर उसके अगले 2 ट्रेडिंग डेज में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है। ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम है। 2 डेज का होता है। ये जो भी है प्रमोटर ग्रुप के मेंबर या डायरेक्टर, ये कंपनी को बताते हैं, कंपनी फिर स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करता है। क्लियर है? तो दिया है। ठीक है, इट इज रिपोर्टेड टू यू ऑन 4 जनवरी, मतलब कंपनी को 4 जनवरी को पता चला, रिपोर्ट हुआ कि मेंबर ने 30 दिसंबर को ट्रेड किया है। ट्रेड 30 दिसंबर को हुआ है, मतलब वो मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को 2 ट्रेडिंग डेज में बताना था। अब वो ट्रेडिंग डे है नहीं है वो दिया नहीं है ना, बीच में छुट्टियां हैं नहीं है, वो सब दिया हुआ नहीं है। तो यहां आपके पास चॉइस नहीं होती है। ठीक है, तो 30 दिसंबर को अगर मैंने ट्रेड किया है तो 31 और 1 जनवरी को मुझे बता देना चाहिए था। आप डेट बताने का आप क्यों जोखिम ले रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ट्रेडिंग डे है नहीं है, तो आप डेट से बस लिख दो कि 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर बताना चाहिए था। और कंपनी को अब 4 जनवरी को पता चला है तो कंपनी को अब 4 जनवरी से 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है। आप एग्जैक्ट डेट बताओ ही मत, कहां से 2 ट्रेडिंग डेज होगा वो बता दो। ठीक है,
तो आपसे पूछा है एज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ए लिमिटेड स्टेट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल विद रिगार्ड टू ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ कंपनी बाय वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रमोटर ग्रुप। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, पीआईटी रेगुलेशन 2015 का क्वेश्चन है एक्चुअली, जो आपको चैप्टर नंबर 15 में दिया हुआ है। क्लियर है क्या? तो आओ देखते हैं। ठीक है, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको बताना है अगर इसका जो वैल्यू है, ट्रेडेड वैल्यू है, वो 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो दिया हुआ है 20 लाख से, तो मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है। आप मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप ही हो, मतलब यहाँ पे अप्लाई भी होता है। ऑलरेडी आप लिस्टेड कंपनी हो, आप पे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन भी अप्लाई होती है। समझ में आ रहा है? सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं। तो दिया हुआ इन केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन द शेयर्स ऑफ कंपनी बाय प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप और बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एज पर द पीआईटी रेगुलेशन ऑफ 15, ये रेलिवेंट है। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स की हम बात कर रहे हैं। रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 2, एवरी प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी the number of securities acquired or disposed of within 2 trading days of such transactions if the value of one or series of transactions in any calendar quarter aggregates to traded value in excess of 10 lakh rupees as may be specified। और फिर कंपनी को जैसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, एवरी कंपनी शैल नोटिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ सच ट्रेडिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द डिस्क्लोजर और फ्रॉम बिकमिंग अवेयर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? तो सिंपल है। फिर देखो दिया है कि अब इन्होंने डेट भी दे दी है, आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग डे है नहीं है आपको पता नहीं है। सिंस द ट्रांजैक्शंस आर मेड ऑन 30 दिसंबर व्हाइल इट इज रिपोर्टेड टू द कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 डेज। अब मैं कह रहा हूं ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर बीच में ट्रेडिंग डेज नहीं थे तो हो सकता है 2 दिन छुट्टी हो, सैटरडे संडे हो सकता है। तो ये डायरेक्टली कंक्लूड करना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इट वुड बी नॉन कॉम्प्लायंस, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है पर वो जरूरत नहीं थी। इट वुड बी अप्रोप्रिएट दैट कंपनी शुड रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शन टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 डेज ऑफ रिसीट। और लिख सकते हो फ्रॉम 4 जनवरी, 4 जनवरी को रिसीव हुआ है, 4 जनवरी से अब 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट कर देना चाहिए। ऐसा भी लिखा तो भी चल जाएगा, एग्जैक्ट 6 जनवरी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां ट्रेडिंग डेज काउंट होते हैं और आपको पता है ट्रेडिंग डेज का मतलब क्या होता है, जब जब स्टॉक एक्सचेंज ओपन है और 7 के 7 दिन स्टॉक एक्सचेंज ओपन नहीं रहता है। मंडे टू फ्राइडे स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है और बीच में बहुत सारे अलग अलग छुट्टियां भी होती हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो छुट्टी होती है, और भी फेस्टिवल्स है और भी हॉलीडेज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो ऐसे डेट बताना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं था, आप अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बढ़े आगे। फिर ये भी वर्चुअल डेटा रूम चैप्टर 15 का एक क्वेश्चन है। चैप्टर 15 से काफी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, आपको बहुत सारा डेटा दिया है पर पूछा डायरेक्टली यही है कि वर्चुअल डेटा रूम क्या होता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी वे स्टडी नहीं है। फिर ये भी अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था, सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। अब यहां थोड़ा मुझे लगता है कि यार इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन और आंसर का डायरेक्शन थोड़ा अलग अलग था, मतलब खामखा बच्चों के मार्क्स कट किए गए। कुछ कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया लिखा था कि CS एज अ सीनियर मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत लिखा था, 5 में से 1.5-2 मार्क तो बनते थे, पर सीधे उनको 0 दिया गया। अगर आप इसका सजेस्टेड आंसर देखोगे, सीधे सीनियर मैनेजमेंट की सिर्फ डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन पूछिए क्या, देखो क्या पूछा है, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन हैज गॉट wide recognition under different laws in India. SEBI has recognized CS under different regulation of LODR regulations. In view of above, explain, define लिखा ही नहीं है वर्ड, डेफिनेशन पूछी ही नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो आप कर सकते थे ना थोड़ा बहुत। तो एक्सप्लेन द रिकॉग्निशन ऑफ CS एज अ सीनियर मैनेजमेंट, तो काफी बच्चों ने काफी रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे थे, डेफिनेशन के कुछ पार्ट्स भी एक्यूरेटली लिखे थे, पर उनको मिला अंडा। और लोग बोलते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, बच्चों की गलती है, थोड़ा मतलब बुरा लगता है। बाय डिफॉल्ट बच्चे ही गलत क्यों होते हैं, मुझे आज तक नहीं समझा है। बहुत मतलब नाइंसाफी लगती है कभी कभी कि बस बाय डिफॉल्ट बच्चे ही गलत हैं, ICS है, फ्लॉलेस है। तो आई डोंट नो ये कहां से कहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका आंसर देखो, रेगुलेशन 16 प्रोवाइड्स दैट सीनियर मैनेजमेंट शेल मीन, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर डेफिनेशन है उसका, या प्रॉपर
जो पूरा बेयर रेगुलेशन है वो डायरेक्टली इन्होंने दी हुई है। अब जिन्होंने एग्जैक्टली ऐसा लिखा है उन्हीं को मार्क्स मिले, जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, जो कि पूछा था एक्सप्लेन करो लिखा हुआ था, तो एक्सप्लेन किया है लोगों ने कि CS एज अ सीनियर मैनेजमेंट का क्या कनेक्शन है, या कैसे वो रिकॉग्नाइज होता है, या कौन कौन सीनियर मैनेजमेंट में आता है। काफी बच्चों ने रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड था कि ऑफिसर्स और पर्सनल ऑफ लिस्टेड एंटिटी हु आर मेंबर्स ऑफ कोर मैनेजमेंट टीम एक्सक्लूडिंग द BOD इसमें नहीं आता है, एंड शेल कंप्राइज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो। ये स्टांजा काफी बच्चों ने लिखा था, 1 लेवल बिलो वाले लोग आते हैं सीनियर मैनेजमेंट में, काफी लोगों ने लिखा था। अरे आधा मार्क तो दे दो, आधा मार्क भी नहीं दिया है, पूरा 0 ही दिया है। ये मतलब थोड़ा मुझे लगा, चलो 2 मार्क मैं शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आधा मार्क दे दो, 1 मार्क दे दो, नहीं दिया, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो द CEO और MD और WTD और मैनेजर इंक्लूडिंग CEO MD which are not part of BOD and shall specifically include functional heads and company secretary and CFO सॉरी, ठीक है। तो कोई बात नहीं। फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मेन मार्केट ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, बहुत ही लॉलीपॉप था और बखूबी काफ़ी लोगों ने 4 या 5 मार्क इसमें स्कोर किए थे, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया देख के। फिर एक अंदर का क्वेश्चन था, मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ SGX मेन बोर्ड, थोड़ा सा मेरे ख्याल से अंदर का क्वेश्चन था, बट 2-4 बच्चों ने आंसर किया था, बाकी किसी ने नहीं कर पाया कोई भी। फिर 10 डॉक्यूमेंट्स बताओ जो पब्लिक इशू में लगते हैं, ये भी बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन था। इवेंट बेस्ड कॉम्प्लायंस, ये तो एग्जीक्यूटिव लेवल का क्वेश्चन था। स्टिल कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। भैया कॉम्प्लायंस कैलेंडर एटलीस्ट पढ़ के जाओ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, इवेंट बेस्ड, ये 4 चीजें मेन बोर्ड और SME एक्सचेंज के लिए पढ़ के जाओ, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। फिर ये भी काफी बार आ चुका है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, LODR के स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है। फिर ये भी रिपीट क्वेश्चन है, BDL और यूरो MTF मार्केट को डिस्टिंग्विश करो, तो ये ऑलरेडी एक बार आई थिंक आ भी चुका है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था आपका जून 23 का पेपर। आई होप आप अमेंडमेंट्स कवर करके जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं, दिसंबर के लिए भी हैं, वो भी मैं डालने वाला हूं, तो अच्छे से आप कवर करके जाना, वो वीडियो भी जरूर देख के जाना। तो अमेंडमेंट्स कवर करना है। दूसरा, आपको फैक्टरिंग और इफेक्टिव यील्ड मैंने पढ़ा दिया है, सिमिलर क्वेश्चन आया तो आई होप आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। और अब क्या क्या कर सकते हैं, कोई स्कोप नहीं है, क्या क्या आ सकता है मुझे भी नहीं पता है। मेरी डेली राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑफ बीट जो भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं वो मैं उसमें देने वाला हूं, और विथ सॉल्यूशन दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आप फॉलो कीजिए। थोड़ा बहुत मैं ऑफ बीट क्वेश्चंस, अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस उसमें डालूंगा, तो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर आप फॉलो करें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो। आपके लाइक से ही मैं डिसाइड करूंगा कितना कंटेंट फंडिंग का मुझे डालना है, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।